मेरे हाथों में थमा वो फूलों का गुलदस्ता और चीज़केक का डिब्बा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज़ उस सन्नाटे भरे कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजी। काव्या ने झटके से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर जिल्लत की गहरी लकीरें। वो इतनी कमज़ोर लग रही थी कि मुझे लगा वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। माँ ने बड़े इत्मीनान से चाय की चुस्की ली और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मुझे देखा, जैसे मेरा जल्दी आना उनके इस मनोरंजन में खलल डाल रहा हो। तुम जल्दी आ गए? माँ ने बड़े ठंडे स्वर में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा खून खौल उठा। मैं दौड़कर काव्या के पास पहुंचा और उसे जमीन से उठाने की कोशिश की। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और पसीने से उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो डर के मारे कांप रही थी और मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने माँ की तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या तमाशा है माँ? काव्या 8 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे साफ तौर पर झुकने या भारी काम करने से मना किया है। और आप इससे फर्श रगड़वा रही हैं, वो भी नौकरानियों के सामने? माँ अपनी जगह से उठी। उनके चेहरे पर पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने बड़े अहंकार से कहा, तमाशा मैं नहीं, तुम कर रहे हो। जरा सी प्रेगनेंसी क्या हुई, तुमने इसे सिर पर चढ़ा लिया है। मैं भी जब तुम्हारे वक्त पेट से थी तब पूरे घर का चूल्हा चौका अकेले संभालती थी। इसे इसके मायके की गरीबी और इसकी हैसियत याद दिलाना जरूरी है, वरना ये कल को मेरे सिर पर नाचेगी। उनकी बातें सुनकर मुझे घिन आने लगी। जिस माँ को मैं ममता की मूरत समझता था, उनके भीतर इतनी नफरत और संकीर्ण सोच छिपी होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने देखा कि नौकरानियां अभी भी सिर झुकाए खड़ी थीं। मैंने तेज आवाज में कहा, तुम सब देख रही थी? क्या तुम में से किसी में भी इंसानियत नहीं बची थी जो इसे रोक सको? एक नौकरानी ने डरते हुए कहा, साहब माजी ने कहा था कि अगर कोई आगे आया तो उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देंगी और शहर में कहीं काम नहीं मिलने देंगी। मैंने काव्या का हाथ थामकर उसे सोफे पर बैठाया और पानी पिलाया। उसका हाथ पेट पर था और वो दर्द से कराह रही थी। मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, आज आपने सिर्फ एक बहू का अपमान नहीं किया, बल्कि आपने अपने आने वाले पोते या पोती की जान को खतरे में डाला है। और सबसे बड़ी बात, आपने आज मेरा भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। माँ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तो क्या करोगे? अपनी माँ को सजा दोगे? इस औरत के लिए? मैंने गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। हाँ माँ, अगर इस घर में रहने की शर्त यह है कि मेरी पत्नी को गुलाम बनकर रहना होगा, तो मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैं अभी और इसी वक्त काव्या को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा बच्चा पैदा नहीं होगा। माँ सन्न रह गईं। उन्हें लगा था कि मैं हमेशा की तरह उनकी बात मान लूंगा, लेकिन आज बात काव्या और मेरे बच्चे की गरिमा की थी। मैंने काव्या का सामान समेटा और उसे सहारा देकर बाहर ले जाने लगा। जाते जाते मैंने माँ से बस इतना कहा, जिस गरीब घर की आप बात कर रही हैं वहाँ कम से कम दिल तो बड़े हैं। यहाँ तो महल है, पर सोच बहुत छोटी है। मैं काव्या को लेकर अपने दोस्त के खाली फ्लैट में चला गया। उस रात मैंने तय किया कि मैं काव्या को वो दुनिया दूंगा जहाँ उसे झुकना न पड़े। सालगिरह का इससे बड़ा तोहफा और क्या होता कि मैंने उसे उस नरक से आज़ाद कर दिया। जैसे ही मैंने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाने लगा, माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका शांत और आज्ञाकारी बेटा आज उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो सोफे से झटके से उठी और चिल्लाकर बोली, कहाँ जा रहे हो? इस लड़की के लिए अपनी माँ की ममता का अपमान करोगे? याद रखना, अगर आज इस चौखट के बाहर कदम रखा तो मेरे लिए तुम मर जाओगे। उनकी बातों में ममता कम और अहंकार ज्यादा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और बहुत शांत लहजे में कहा, माँ, ममता वो होती है जो दूसरों के दर्द को समझे, जो कोख में पल रहे बच्चे की कद्र करे। आपने तो आज अपनी ही बहू और होने वाले पोते को सजा दी है। आप मरेंगी नहीं माँ, बल्कि आज मेरे दिल में वो माँ मर गई है जिसे मैं आदर्श मानता था। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो दर्द से कराह रही थी और उसका हाथ बार बार अपने पेट पर जा रहा था। उसे इस हालत में देखना मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और सीधे अस्पताल ले गया। रास्ते भर वो बस इतना ही कहती रही, उन्हें बुरा लगा होगा, हमें वापस चलना चाहिए। वो आपकी माँ है। उसकी सादगी और सहनशीलता देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं अब तक अपनी माँ के असली चेहरे को क्यों नहीं देख पाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे तुरंत चेकअप के लिए अंदर ले लिया। डॉक्टर ने बाहर आकर जो कहा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ था? इन्हें इतना शारीरिक और मानसिक तनाव क्यों दिया गया? इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और बच्चे की धड़कनें असामान्य हैं। अगर आधे घंटे की भी देरी होती तो हम बच्चे को नहीं बचा पाते। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी अपनी माँ,
जो घर में खुशियों का इंतजार करने का ढोंग कर रही थीं, वो अनजाने में अपने ही वंश को खत्म करने पर तुली थीं। कुछ घंटों बाद जब काव्या की स्थिति थोड़ी संभली, तब मैंने तय किया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया और उसके खाली पड़े अपार्टमेंट की चाबियां मांगी। अगले 2 दिनों तक माँ के दर्जनों फ़ोन आए, लेकिन मैंने एक भी नहीं उठाया। तीसरे दिन वो खुद उस अपार्टमेंट में आईं। उनके साथ वही पुरानी ठसक थी। उन्होंने अंदर आते ही कहा, बहुत नाटक हो गया, अब घर चलो। पड़ोसियों को क्या जवाब दूंगी कि मेरा बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए हैं? लोग थू-थू करेंगे। मैंने उन्हें सोफे पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैंने बस एक फाइल उनके सामने रख दी। वह काव्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने कहा, माँ, आप समाज की चिंता कर रही हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपका होने वाला पोता कैसा है। डॉक्टर ने कहा है कि काव्या को आपकी वजह से जान का खतरा था। जिस घर में प्यार की जगह नफरत हो और जहां बहू को सिर्फ गरीब घर की लड़की कहकर जलील किया जाए, वो घर रहने लायक नहीं होता। मैं अपनी पत्नी को वहां कभी नहीं लाऊंगा जहां उसकी जान और सम्मान सुरक्षित न हो। माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। पहली बार उनकी आंखों में वो डर दिखा जो काव्या की आंखों में रोज होता था, अकेले रह जाने का डर। मैंने साफ कर दिया कि जब तक वो दिल से अपनी गलती का एहसास नहीं करती और काव्या के सामने सिर झुकाकर माफी नहीं मांगती, तब तक उनका बेटा उनके लिए पराया ही रहेगा। उस दिन के बाद काव्या और मैंने एक नई दुनिया बसाई। वह घर छोटा था, लेकिन वहां सुकून था। मैंने खुद झाड़ू लगाई, खुद खाना बनाया और काव्या को एहसास कराया कि वो इस घर की रानी है, दासी नहीं। आज हमारी सालगिरह का असली जश्न उस छोटे से फ्लैट में शुरू हुआ था, जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार और आने वाले नन्हे मेहमान की खुशियां थीं। उस छोटे से फ्लैट में हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, लेकिन बीती बातों के जख्म अभी भी ताज़ा थे। काव्या अक्सर रात को सोते समय अचानक डरकर उठ जाती थी। उसे लगता था कि माँ कहीं से आकर फिर उसे जमीन पर बैठने के लिए कहेंगी। मैं उसकी सहरन महसूस कर सकता था। मैंने तय किया कि अब मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया ताकि उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल खुद रख सकूं। दिन बीतते गए और काव्या की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। एक शाम जब हम पार्क में टहल रहे थे, तभी दूर से एक कार रुकी। उसमें से माँ उतरी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी वो पुरानी अकड़ और वो तेज आवाज़ गायब थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ीं। मैंने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा शायद वो फिर से कोई तमाशा करने आई हैं, लेकिन माँ के पास आते ही जो हुआ उसने हम दोनों को चौंका दिया। माँ ने बिना कुछ बोले काव्या के सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। उस दिन जब तुम चली गई तो घर का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता था। मुझे लगा था कि मैं बड़ी हूं तो मैं जो चाहे कर सकती हूं, लेकिन उन खाली कमरों ने मुझे बताया कि घर दीवारों से नहीं, तुम जैसे लोगों की ममता से बनता है। मैंने अपनी ही बहू के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। काव्या, जिसका दिल सोने जैसा था, वो खुद रोने लगी। उसने माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए। बस मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए, दासी नहीं। माँ ने काव्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके भीतर का अहंकार उनके संस्कारों पर हावी हो गया था। अगले हफ्ते जब काव्या को लेबर पेन हुआ और हम अस्पताल पहुंचे, तो माँ पूरे समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी प्रार्थना करती रहीं। जब नर्स ने बाहर आकर बताया कि बेटा हुआ है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सबसे पहले मेरे पास आकर कहा, बेटा, आज तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर उस दिन तू चुप रहता तो आज मैं अपने पोते का मुंह देखने के लायक नहीं बचती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम वापस अपने पुराने घर गए, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। घर के मुख्य दरवाजे पर माँ ने खुद काव्या की आरती उतारी और उसे घर की चाबियां सौंपते हुए कहा, आज से इस घर की मालकिन तुम हो और मैं सिर्फ तुम्हारी माँ। घर की वही नौकरानियां जो कभी डर के साए में रहती थीं, आज मुस्कुरा रही थीं। काव्या अब जमीन पर सफाई नहीं कर रही थी, बल्कि सोफे पर बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और माँ उसके लिए मेवे के लड्डू बना रही थीं। उस रात जब मैं और काव्या छत पर खड़े थे, मैंने महसूस किया कि सालगिरह का वो कड़वा सरप्राइज दरअसल एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। कभी कभी अंधेरे को दूर करने के लिए चिराग को खुद जलना पड़ता है, और मैंने वही किया। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियां थीं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी माँ ने अब एक सास नहीं बल्कि एक असली माँ बनना सीख लिया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और हमारे घर की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। नन्हे आरव के आने के बाद घर के हर कोने में उसकी किलकारियां गूंजने लगी थीं। माँ, जो कभी अनुशासन और कठोरता की प्रतिमूर्ति हुआ करती थी, अब आरव के सामने पूरी तरह पिघल चुकी थीं। वो घंटों उसे अपनी गोद में खिलाती और लोरी सुनाती। काव्या को अब रसोई में जाने की भी इजाजत नहीं थी,
क्योंकि माँ खुद उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती थी और बार बार कहती थी, बहू, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, आरव को मैं संभाल लूंगी। एक दिन दोपहर के वक्त मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आया। जैसे ही मैंने लिविंग रूम में कदम रखा, मुझे वही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब मैंने काव्या को जमीन पर रगड़ते हुए देखा था। लेकिन इस बार का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। माँ जमीन पर बैठी थी और आरव उनके चारों तरफ घुटनों के बल चल रहा था। माँ उसके साथ बचपना कर रही थीं और जमीन पर लेटकर उसे हंसाने की कोशिश कर रही थीं। काव्या सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। माँ ने मुझे देखते ही कहा, देखो बेटा, आरव आज पहली बार बिना सहारे के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस चमक में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक आत्मिक संतोष था। शाम को जब हम सब चाय पी रहे थे तो माँ अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, काव्या, मैं अक्सर रात को सो नहीं पाती ये सोचकर कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। वो जमीन रगड़वाना, वो ताने देना, मैं कितनी अंधी हो गई थी अपनी झूठी शान में। आज जब मैं आरव को देखती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी उन गलतियों का साया मेरे पोते पर न पड़ जाए। काव्या ने धीरे से माँ के कंधे पर सिर रखा और कहा, माँ, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। आपने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज आप मुझे जो प्यार दे रही हैं उसने मेरे सारे जख्म भर दिए हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इंसान का बदलना नामुमकिन नहीं है, बस उसे सही आईने की जरूरत होती है। माँ ने न केवल काव्या से माफी मांगी थी, बल्कि उन्होंने उन नौकरानियों को भी बुलाकर उनके वेतन में बढ़ोतरी की और उनसे भी अपने पिछले व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया। अब घर में मालकिन और नौकर का रिश्ता खत्म होकर एक परिवार का रिश्ता बन गया था। हमारी शादी की अगली सालगिरह आई। इस बार मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया था, क्योंकि सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे सामने मेरा सुखी परिवार था। माँ ने खुद घर को फूलों से सजाया था और काव्या के लिए एक सुंदर बनारसी साड़ी मंगवाई थी। उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वो अपनी वसीयत में आधा हिस्सा काव्या के नाम कर रही हैं। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, इसकी क्या जरूरत थी? माँ ने दृढ़ता से जवाब दिया, जरूरत है बेटा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि ये घर और ये परिवार काव्या के हाथों में ही सुरक्षित है। इसने मुझे सिखाया है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। रात के वक्त जब घर के सब लोग सो गए, मैं और काव्या बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहे थे। काव्या ने मेरा हाथ थामकर कहा, शुक्रिया। उस दिन अगर आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते तो आज शायद मैं जिंदा भी न होती और न ही हमारा ये सुंदर परिवार होता। मैंने उसे गले से लगा लिया। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए गर्मजोशी और सम्मान था। वो घर जो कभी नफरत की आग में जल रहा था, आज प्रेम की शीतलता से महक रहा था। हमने सीख लिया था कि कड़वाहट को मिटाने के लिए कभी कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और प्रेम की ही होती है। सब कुछ इतना सही लग रहा था कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ का वो बदला हुआ रूप, काव्या के प्रति उनका वो अगाध प्रेम और आरव के साथ उनकी वो ममता भरी खेलकूद, सब कुछ किसी सुंदर सपने जैसा था। लेकिन उस रात जब घर के सब लोग सो चुके थे और मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रहा था, तभी मुझे माँ के कमरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। माँ फोन पर किसी से बात कर रही थीं। उनकी आवाज में वो पुरानी मिठास नहीं, बल्कि वही तीखापन और जहर था जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी सहेली से कह रही थीं, अरे तुम क्या जानो, मुझे ये सब नाटक करना पड़ रहा है। उस दिन उस कलमुही के चक्कर में मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था। मेरी नाक कट गई थी समाज में। अब अगर उसे वापस पा लिया है तो जरा संभल कर चलना होगा। ये वसीयत का ड्रामा, ये प्यार दुलार सब सिर्फ इसलिए है ताकि मेरा बेटा फिर से मेरी मुट्ठी में आ जाए। मेरे पैर वहीं जम गए। मेरे कानों में गरम शीशा जैसा उतर रहा था। माँ आगे बोली, एक बार आरव थोड़ा बड़ा हो जाए और मेरा बेटा पूरी तरह मुझ पर भरोसा करने लगे, फिर देखूंगी इस काव्या को। इसे तो ऐसी जगह पहुंचाऊंगी कि ये अपनी परछाई से भी डरेगी। अभी तो बस इसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हूँ ताकि ये समझे कि ये घर की मालकिन है। असली मालकिन तो मैं ही हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं सन्न रह गया। जिसे मैं हृदय परिवर्तन समझ रहा था, वो दरअसल एक गहरी और सोचीजी साजिश थी। माँ ने काव्या को नहीं बदला था, बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसे मुखौटे के पीछे छिपा लिया था जो बेहद खतरनाक था। वो वसीयत का ऐलान, वो आरती उतारना, वो काव्या के लिए खाना बनाना, सब कुछ एक शतरंज की बिसात थी जहां मैं और काव्या महज मोहरे थे। अगले दिन जब नाश्ते की मेज पर माँ ने काव्या को अपने हाथ से निवाला खिलाने की कोशिश की तो मुझे घिन आने लगी। काव्या की आंखों में अपनी सास के लिए जो श्रद्धा थी, उसे देखकर मेरा दिल रो पड़ा। वो मासूमियत से उस जहर को अमृत समझकर पी रही थी। माँ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आज बड़े चुप चुप हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी और कहा,
कुछ नहीं माँ, बस काम का थोड़ा तनाव है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे समझ आ गया था कि माँ का ये षड्यंत्र सिर्फ काव्या के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के भविष्य के खिलाफ भी था। वो काव्या को धीरे धीरे मानसिक रूप से मुझ पर और खुद पर निर्भर बना रही थीं, ताकि सही वक्त आने पर वो उसे पागल या अक्षम साबित कर सकें। मैंने गौर करना शुरू किया तो पाया कि माँ चुपके से काव्या की दवाइयों में कुछ बदलाव कर रही थीं। काव्या अक्सर कहती थी कि उसे आजकल बहुत ज्यादा नींद आती है और सिर में भारीपन रहता है। माँ उसे बड़े प्यार से कहती, अरे बच्चा होने के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है, ये लो ये काढ़ा पियो, इससे सब ठीक हो जाएगा। वो काढ़ा नहीं, बल्कि काव्या को सुस्त बनाए रखने की एक और चाल थी। एक शाम मैंने अलमारी की तलाशी ली और मुझे माँ के पुराने संदूक में एक ऐसी फाइल मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसमें काव्या के नाम पर कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन पर काव्या के फर्जी दस्तखत थे। माँ काव्या की प्रॉपर्टी और मेरे बिजनेस के कुछ हिस्सों को चुपचाप अपने नाम ट्रांसफर करवाने की तैयारी में थी। वो काव्या को रास्ते से हटाकर आरव को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती थीं, ताकि बुढ़ापे में वो संपत्ति और सत्ता दोनों की मालकिन बनी रहें। उस रात मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुखौटा उतारने का वक्त आ गया था, लेकिन इस बार मुझे भावुक होकर नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर लड़ना था। मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया और काव्या को दी जाने वाली उन दवाइयों का सैंपल ले लिया। 2 दिन बाद जब माँ फिर से वही ममता का नाटक कर रही थीं, मैंने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग बजा दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। काव्या फटी आंखों से स्क्रीन को देख रही थी, जहां माँ फोन पर उसे बर्बाद करने की योजना बना रही थी। माँ ने फिर से अपनी आवाज में कंपन लाने की कोशिश की। बेटा, ये सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैंने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए माँ, अब और नहीं। आपकी ममता के पीछे छिपी ये नफरत मैंने अपनी आंखों से देखी है। आपने मेरी पत्नी की जान के साथ खेला, मेरे बच्चे के भविष्य के साथ खेला। आप कभी नहीं बदल सकती। काव्या, जो अब तक चुप थी, उठी और उसने माँ के हाथ से वो काढ़े का गिलास लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक शेरनी जैसी चमक थी। उसने कहा, माँ, मैंने आपको अपनी माँ से बढ़कर माना, लेकिन आपने मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा। अब इस घर में ना आपके षड्यंत्र चलेंगे और ना आपका हुक्म। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया। माँ चीखती चिल्लाती रहीं, अपनी इज्जत और ममता की दुहाई देती रहीं, लेकिन इस बार कोई पिघलने वाला नहीं था। जैसे ही पुलिस उन्हें ले गई, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। ये शांति उस पिछली चुप्पी जैसी नहीं थी, बल्कि ये एक नए और सच्चे सवेरे की आहट थी। काव्या मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों जानते थे कि सफर मुश्किल होगा, लेकिन अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं था जो नफरत के बीज बो सके। हमने उस आलीशान हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस छोटे से फ्लैट में वापस चले गए, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि बड़े महलों में अक्सर बड़े षड्यंत्र पलते हैं और खुशियां तो सिर्फ सच और वफादारी की जमीन पर उगती हैं। छोटे से फ्लैट में वापस आकर हमें जो सुकून मिला, वो उस आलीशान हवेली के किसी भी कोने में नहीं था। लेकिन माँ का साया अभी भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन अपने रसूख और वकीलों की मदद से वो जल्द ही जमानत पर बाहर आ गईं। मुझे लगा था कि जेल की हवा खाने के बाद शायद वो शांत हो जाएंगी, लेकिन उनका प्रतिशोध अब एक नए और भयानक रूप में सामने आने वाला था। एक सुबह जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, हमारे दरवाजे पर एक लीगल नोटिस आया। माँ ने हम पर बुजुर्गों के उत्पीड़न और संपत्ति पर अवैध कब्जे का झूठा केस कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अदालत में ये अर्जी भी दी थी कि काव्या की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो आरव की देखभाल करने के काबिल नहीं है, इसलिए बच्चे की कस्टडी उन्हें दी जाए। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आरव को अपने सीने से चिपकाकर रोने लगी। उसे डर था कि माँ अपनी ताकत और पैसे के दम पर उसके कलेजे के टुकड़े को उससे छीन लेंगी। माँ ने अब बाहर से वार करना शुरू किया था। उन्होंने समाज के रसूखदार लोगों के बीच ये खबर फैला दी कि उनके बेटे ने एक लालची लड़की के चक्कर में अपनी बूढ़ी माँ को जेल भेज दिया। हमारे पुराने दोस्त और रिश्तेदार, जो कभी हमारे घर की रौनक हुआ करते थे, अब हमें हिकारत की नज़र से देखने लगे। काव्या का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग उसे ताने मारते और उसे घर तोड़ने वाली कहते। माँ का षड्यंत्र इतना गहरा था कि उन्होंने उन नौकरानियों को भी पैसे देकर अपने पक्ष में गवाह बना लिया था, जिन्होंने कभी काव्या को फर्श रगड़ते देखा था। अब वे अदालत में झूठ बोलने को तैयार थीं कि काव्या खुद माँ को प्रताड़ित करती थी। लेकिन इस बार मैं टूटने वाला नहीं था। मैंने चुपचाप माँ के उस पुराने संदूक से मिली फाइलों की जांच पड़ताल शुरू की। मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि माँ ने सालों पहले मेरे पिता की वसीयत में भी हेरफेर किया था। पिताजी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अनाथालय और ट्रस्ट के नाम किया था, जिसे माँ ने जालसाजी से अपने नाम करवा लिया था।
यह वह मोहरा था जो माँ के पूरे साम्राज्य को ढहा सकता था। मुकदमे के दिन अदालत में भारी भीड़ थी। माँ सफ़ेद साड़ी पहनकर, चेहरे पर बेचारगी का मुखौटा लगाकर जज के सामने खड़ी थीं। उनके वकील ने काव्या को एक चरित्रहीन और लालची औरत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब काव्या गवाह के कटघरे में खड़ी हुई तो उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने बैठी माँ की आंखों में वही क्रूर मुस्कान देखी, उसका डर गुस्से में बदल गया। तभी मैंने अपने वकील के जरिए वो फाइल जज के सामने पेश की। जैसे ही उन दस्तावेजों की जांच हुई, कोर्टरूम में सन्नाटा पसर गया। मैंने जज को बताया कि कैसे मेरी माँ ने न सिर्फ अपनी बहू को प्रताड़ित किया, बल्कि सालों तक कानून और अपने खुद के पति की आखिरी इच्छा के साथ खिलवाड़ किया। मैंने वो हिडन कैमरा फुटेज भी दिखाई जिसमें माँ फोन पर काव्या को पागल घोषित करने की साजिश रच रही थीं। सच्चाई जब सामने आई तो माँ का मुखौटा पूरी तरह उतर गया। जज ने न सिर्फ माँ की कस्टडी वाली अर्जी खारिज की, बल्कि उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का नया मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत से बाहर निकलते समय माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में अब मगरमच्छ के आंसू थे। वह बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने उनके पास जाके बस इतना कहा, माँ वो होती है जो घर जोड़ती है, जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार देती है। आपने तो सिर्फ नफरत बोई है। अब आप अपनी उस आलीशान हवेली में अकेली रहिए जिसे आपने साजिशों से बनाया था। हमने उस शहर को छोड़ने का फैसला किया और एक नई जगह जाकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। काव्या ने अब घर के साथ साथ एक छोटा सा बुटीक भी शुरू किया है। वो अब किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती है। आरव अब दौड़ने लगा है और उसके चेहरे पर वही मासूमियत है जो कभी काव्या की आंखों में हुआ करती थी। माँ आज भी उस हवेली में अकेली हैं, जहां अब न तो पोते की किलकारी है और न ही बेटे का सहारा। सच ही कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। साजिशों की नींव पर खड़े महल एक न एक दिन ढह ही जाते हैं और पीछे रह जाती है तो सिर्फ पछतावे की राख। अब हमारे जीवन में कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने जान लिया था कि सबसे बड़ा रक्षक सच और आपसी विश्वास होता है। समय बीतता गया और हमारे जीवन के घाव धीरे धीरे भरने लगे। नया शहर, नया घर और नई पहचान ने हमें वो सुकून दिया जिसकी तलाश हमें बरसों से थी। काव्या अब पहले वाली सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। वो एक आत्मविश्वास से भरी महिला और एक सशक्त माँ बन चुकी थी। उसका बुटीक अब शहर में मशहूर हो गया था और वो उन महिलाओं की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना का शिकार थीं। आरव अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने मुझसे पूछा, पापा क्या मेरी कोई दादी नहीं है? उस वक्त मेरा दिल एक पल के लिए बैठा, पर मैंने उसे सच्चाई और शालीनता के बीच का रास्ता चुना। मैंने उसे बताया कि कुछ लोग प्यार करना भूल जाते हैं और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनके दिल की कड़वाहट खत्म हो जाए। उधर हमारी पुरानी हवेली से एक खबर आई। माँ की सेहत अब बहुत गिर चुकी थी। उनकी सारी दौलत और वकीलों की फौज उन्हें उस अकेलेपन से नहीं बचा पाई जो उन्होंने खुद अपने चारों ओर बुना था। उनके पास कोई नहीं था जो उन्हें एक गिलास पानी भी दे सके। नौकर पैसे लेकर काम तो करते थे, लेकिन उनमें वो अपनापन नहीं था जो काव्या के पास था। अंत समय में उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें कोई साजिश नहीं, बल्कि सिर्फ पश्चाताप था। उन्होंने लिखा था, बेटा मैंने महल तो जीत लिया, पर अपना घर हार गई। काव्या से कहना कि वो जीत गई और मेरा अहंकार हार गया। मैं माँ से मिलने अस्पताल गया। उनके चेहरे पर वो तेज और वो घमंड अब कहीं नहीं था, बस एक बीमार और असहाय बूढ़ी औरत थी। उन्होंने मेरा हाथ थामकर आखिरी बार माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, अपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए। उनके जाने के बाद मैंने उस आलीशान हवेली को बेच दिया और सारा पैसा एक ऐसे ट्रस्ट को दान कर दिया जो अनाथ बच्चों और बेसहारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। आज हमारी शादी की एक और सालगिरह है। कोई बड़ा तामझाम नहीं है, बस हम तीन हैं, मैं, काव्या और आरव। हम अपने छोटे से आंगन में बैठे हैं जहां चारों तरफ खुशबूदार फूल खिले हैं। काव्या ने आज फिर वही चीज़ केक बनाया है जो मैं उस काली रात को लेकर घर आया था, लेकिन आज उस चीज़ केक का स्वाद कड़वा नहीं बल्कि बहुत मीठा है। काव्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पता है उस रात जो हुआ उसने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन आपकी हिम्मत ने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने मुस्कुराते हुए आरव को अपनी गोद में लिया और आसमान की ओर देखा। अब हमारे ऊपर किसी साजिश का साया नहीं था। हमने जमीन रगड़कर सफाई करना तो छोड़ दिया था, लेकिन अपने दिलों को नफरत से साफ करना सीख लिया था। हमारी कहानी एक चेतावनी भी थी और एक मिसाल भी कि सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। अब हमारा घर ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान की एक अटूट विरासत था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की दास्तां नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं की आवाज़ है जो आज भी बंद दरवाजों के पीछे अपनों के ही षड्यंत्रों का शिकार होती हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहकर जुल्म सहना संस्कार नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली साहस है। अगर वक्त रहते सही फैसला न लिया जाए तो खुशियां हमेशा के लिए राख बन सकती हैं। अगर आपको काव्या के संघर्ष और सच्चाई की ये जीत दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और हकीकत से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली कहानी सबसे पहले देख सकें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला मिलता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि बेटे ने अपनी मां को माफ करके सही किया? धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।